अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास की फ़िज़िक्स का 13 चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो देख लें। कूलम्स फोर्स जो है वो दो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है। कोई भी दो चार्जेस हों, दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स जो होगी कूलम फोर्स दो चार्जेस के दरमियान, ये ऐसे लिखी जाती है FCC फॉर कूलम, F फॉर फोर्स, K जो है ये कूलम्स कांस्टेंट है। ये दोनों वो चार्जेस हैं जिनके दरमियान फोर्स है और ये इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। अगर मैं ड्रॉ करूँ, एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, इसको मैं Q1 कह दूँ, इसको मैं Q2 और ये डिस्टेंस R। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं तो Q1 Q2 पे इस तरफ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। हमें पता है सेम चार्जेस जो हैं वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर इस फोर्स का नाम F21 कह दूं तो Q2 जो है वो Q1 को रिपेल करेगा उस तरफ और वो F12 होगी। तो ये ऐसे ये फोर्स जो होती है कूलम फोर्स, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे अगर लगाता है एक्शन के तौर पे, तो रिएक्शन के तौर पे दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे उतनी ही फोर्स लगाता है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती है ये फोर्स। और ये फोर्स इक्वल होती है लेकिन अपोजिट होती है। अपोजिट के लिए नेगेटिव साइन आता है। तो ये कूलम्स फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करनी हो तो ये इसका फार्मूला है K/Q1/Q2 ओवर R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसके यूनिट हैं। ये डिपेंडेंस है फोर्स की चार्जेस के साथ, डायरेक्ट डिपेंडेंस है। दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है ग्रेटर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस ग्रेटर विल बी द फोर्स एंड वाइस वर्सा। और फोर्स जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है विद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ग्रेटर इज़ द डिस्टेंस स्मॉलर विल बी द फोर्स एंड वाइस वर्सा। और ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी इसको कहते हैं, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। यानी ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर डिस्टेंस को आपने डबल किया है तो फोर्स डिक्रीज़ होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस को डबल करने का मतलब आपने इंक्रीज़ किया है तो फोर्स डिक्रीज़ होगी, लेकिन कितनी डिक्रीज़ होगी? 2 का डबल जो होता है वो 2 का स्क्वायर लेंगे, 4 टाइम डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपने 3 टाइम्स डिस्टेंस कर दिया है, फोर्स 9 टाइम डिक्रीज़ होगी 3 का स्क्वायर। अगर आपने 4 टाइम डिस्टेंस इंक्रीज़ किया है, फोर्स जो है 16 टाइम डिक्रीज़ होगी 4 का स्क्वायर। सो ऑन आप इसको करते जाएं। और इसी तरह से अगर आप इंक्रीज़ की बजाय डिस्टेंस को डिक्रीज़ करते हैं, यानी हाफ़ करते हैं, तो फोर्स इंक्रीज़ होगी 4 टाइम। हाफ़ 1/2 होता है, ठीक है। अब आपने डिक्रीज़ किया डिस्टेंस तो फोर्स इंक्रीज़ करेगी 2 का स्क्वायर, यानी 4 टाइम इंक्रीज़ करेगी। इसलिए आप इसी तरह से बनाते जाएं। अगर आपने 1/3 डिस्टेंस कर दिया तो 9 टाइम इंक्रीज़ होगी, सो ऑन। तो ये कूलम्स फोर्स है। इसको मतलब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, ये इक्वेशन याद रखें और ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब आ जाएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इसको देखें। कोई भी चार्ज जो है उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है जो कि वेक्टर फील्ड होती है, और उसके गिर्द स्केलर फील्ड, उसका पोटेंशियल भी होता है। तो पोटेंशियल ये होता है कि वर्क डन बाय द चार्ज हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज हम लिखते हैं। यानी अगर पॉइंट ए के ऊपर मुझे पोटेंशियल चाहिए, ये वो चार्ज है, पॉइंट ए के ऊपर मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं एक और पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आऊँगा, इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आऊँगा। मुझे जितना वर्क करना पड़ रहा है उस चार्ज पे, ये उस पॉइंट पे ए पे पोटेंशियल है। यानी इसको डिफ़ाइन ऐसे करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज़ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन पॉइंट। यानी एक चार्ज को इन्फिनिटी से सर्टन पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐसे लिखा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह से लिखा जा रहा है। फ़र्क ये है डेल्टा यहाँ पे आ रहा है और वर्क के साथ 2 पॉइंट आ रहे हैं।
अगर मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ तो बी से ए तक मुझे मूव करने के लिए किसी चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, ये वो वर्क और ये वो चार्ज है, तो ये मतलब है ये इन 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और यही वर्क डन जो है एनर्जी के तौर पे भी अपीयर हो जाता है कि एनर्जी जो हम ट्रांसफ़र हो रही है वो यहाँ पे लिखी जा सकती है। आज एक कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर वो डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है। ये बेसिक रिलेशन है, जितना चार्ज स्टोर होता जाएगा प्लेट ऑफ द कैपेसिटर पे उतना पोटेंशियल अपीयर होता जाएगा उनकी प्लेट्स के दरमियान। ठीक है, जब इसको इक्वालिटी में चेंज करते हैं तो सी एक कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। तो सी को सेपरेट करेंगे यहाँ पे तो क्यू और वी, सी के यूनिट फैरड होते हैं, 1 फैरड को ऐसे लिखा जा सकता है। सीरीज़ में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो याद रखने वाली बात यह है कि सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है। जो बैटरी टोटल चार्ज सप्लाई कर रही होती है वही Q1 पे और वही Q2 पे चार्ज होता है। टोटल चार्ज मतलब चार्ज दोनों कैपेसिटर पे सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल दोनों पे डिफरेंट होगा। तो ये चार्ज सेम मैंने लिखा हुआ है कि जो एक पे चार्ज है वही दूसरे पे है। ठीक है, और पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। और हम क्या करेंगे, अगर दोनों पोटेंशियल को जमा करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी के बराबर आएगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, सीरीज़ में 1/C इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा, ऊपर ये चीज़ बन जाएगी और हम उसको ऐसे उल्टा के लिख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 कैपेसिटर की मैंने लिखी है। अगर 3 होंगे तो यहाँ 1/3 और 4 होंगे तो 1/4 करके हम करेंगे। पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होती है, जो बैटरी की वोल्टेज है वही वोल्टेज कैपेसिटर पे अपीयर होती है। चार्ज डिफरेंट होता है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालते हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं। एक दफ़ा बेसिक मैंने कुछ बातें आपको बता दी हैं, मैं डिटेल में इसलिए नहीं गया कि फिर इस तरह से वो जो टॉपिक है वो फिर उसमें सारी वीडियो बन जाती है। हमारा फोकस जो है हम न्यूमेरिकल करना चाहते हैं। देखें जी, अ चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम। यानी एक चार्ज 100 माइक्रोकूलम है, कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिल के इतना चार्ज बनाएंगे। अज्यूम दैट चार्ज ऑन वन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज़ 1.6 -19 कूलम। तो देखें चार्ज हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइक्रो को, और ये 10⁻2 है 100, और ये +2 है, ये -6 है। सॉल्व करेंगे तो -6 और +2 जो है वो -4 के बराबर आएगा। तो ये आपके पास चार्ज है। चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल ये है। नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल हमने निकालना, उसने यही कहा था चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इकट्ठे होंगे तो 100 माइक्रोकूलम चार्ज बनेगा। तो n हम निकालना चाहते हैं। ये बेसिक रिलेशन है, Q इज़ इक्वल टू एन ई। एन को एक साइड पे किया, उधर जाकर डिवाइड हुआ, वैल्यूज़ पुट की, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6.25 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन जो है वो 100 माइक्रोकूलम चार्ज बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखें, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ये दोनों चार्जेस 10 और 5 माइक्रोकूलम और प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन तो सामने नज़र आ रही है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे। और ये रिपल्सिव जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, एक राइट साइड पर एक लेफ़्ट साइड पर, रिपल्सिव डायरेक्शन होगी। बाकी कूलम फोर्स जो है हम निकालेंगे, देखें इस इक्वेशन से निकालेंगे। मैं डाटा आपको बता दूं, फर्स्ट चार्ज ये है, उसको माइक्रो में कन्वर्ट किया तो ये बन गया, ये 10⁻1 है। इसके साथ सॉल्व हो गया, -5 होगी। दूसरा चार्ज 5 माइक्रोकूलम, उसको ऐसे लिख दिया। डिस्टेंस 150 सेंटीमीटर, उसको 100 से डिवाइड करेंगे 150 को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 1.5 जो है आपके पास आ जाएगा। तो ये अब हमने कूलम फोर्स का फार्मूला का वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। ठीक है, तो हमारे पास कूलम फोर्स 0.2 न्यूटन है। इसको सॉल्व करेंगे तो अब ये देखें डायरेक्शन बताई गई है कि डायरेक्शन विल बी रिपल्सिव। अच्छा जी, अब फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस, यहाँ पे बात पता चल रही है कि आइडेंटिकल का मतलब है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो सेम है। ठीक है, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q। दोनों आइडेंटिकल चार्जेस की जो कूलम फोर्स है 0.8 है, व्हेन द चार्जेस आर
0.1 मीटर अपार्ट, ठीक है, ये डिस्टेंस। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स जो है वो ये है, डिस्टेंस ये है, ये देखें सेम है चार्ज, तो मैंने कूलम फोर्स लिखी, ये कंडीशन अप्लाई की, तो इसकी जगह पे भी क्यू, इसकी जगह पे भी क्यू, तो क्यू स्क्वायर बन जाएगा। क्यू स्क्वायर को इधर ही रहने दे, आर स्क्वायर एफ के साथ मल्टीप्लाई के डिवाइड हो जाएगा, ये देखें। और जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये देखें, एफ की जगह 0.8 और आर की जगह 0.1 का स्क्वायर और के की जगह 9 सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद फोर्थ देखें, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, ये फोर्स है। व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर पार्ट, जब उनके दरमियान डिस्टेंस जो है 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द फोर्स बिटवीन दैम व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर पार्ट, वही चार्जेस हैं, उनका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कर दिया, उनका फोर्स कितनी होगी। तो देखें, फर्स्ट फोर्स है 0.1 न्यूटन और सेकंड फोर्स मैंने फाइंड आउट करनी। पहला डिस्टेंस है 5, उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर। दूसरा डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, वो भी 100 से डिवाइड करके 0.2 मीटर। तो पहली दफ़ा ये फार्मूला लिखा F1 इज इक्वल टू Q1 Q2 और R1 स्क्वायर, और ये इक्वेशन 1 है। दूसरी दफ़ा लिखा F2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 और R2 स्क्वायर, इक्वेशन 2। डिवाइड कर दे 1 और 2 को, लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी F1 डिवाइडेड बाई F2, और राइट साइड ये जो है पहले लिखी जाएगी और डिवाइड बाय दूसरी इक्वेशन की राइट साइड होगी। तो के Q1 Q2 माइनस हो जाए, मतलब कट जाएंगे, तो ऊपर आपके पास बचेगा ऐसे और नीचे आपके पास बचेगा ऐसे, ठीक है। अब ये जो है R1 स्क्वायर नीचे आ जाएगा और R2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा। लेफ़्ट साइड तो F1 F2 है, ये चीज़ आ जाएगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, F2 R2 स्क्वायर हो जाएगा, F1 R1 स्क्वायर हो जाएगा। अब F2 को इधर रहने दें, R2 स्क्वायर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये सारी इक्वेशन में वैल्यूज़ मौजूद हैं। F1 0.1 है, देखें, और R1 स्क्वायर जो है वो 0.05 का स्क्वायर है, और R2 जो है 0.202 का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास 0.62 न्यूटन वो फोर्स आएगी जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। अच्छा जी, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁴ वोल्ट है। एक जगह पे पोटेंशियल जो है 10⁴ वोल्ट है। इफ़ द चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज़ ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, एक 100 माइक्रोकूलम का चार्ज इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाया गया है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितनी होगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का चार्ज को हमने माइक्रो से कन्वर्ट किया कूलम में, तो ये चीज़ बन गई। वर्क डन कैलकुलेट करना, ये इक्वेशन है। वर्क डन को इधर एंड क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वोल्ट के साथ। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, W इज इक्वल्स टू वोल्ट जो है वोल्टेज है 10⁴ वोल्ट और चार्ज 10⁻⁴ वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1 जूल आ जाएगी। ये 10⁻0 बनती है, वो 1 होगी। अच्छा जी, अ पॉइंट चार्ज of 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at a potential 50 volt। एक पॉइंट चार्ज है 2 कूलम, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल, इसको A कह देते हैं फॉर एग्जांपल, तो उसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट, ठीक है। तो उसको दूसरे पॉइंट पे B पे ट्रांसफ़र किया गया है, उसका पोटेंशियल है 50 वोल्ट। तो चार्ज जो है, चार्ज जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो Q इज़ इक्वल टू 2 कूलम है, ठीक है। तो वो कह रहा है ये सारा व्हाट विल बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज। तो एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज क्या होगी। तो हमारे पास चार्ज जो है देखें 2 कूलम है, पोटेंशियल एट पॉइंट A ये है, पोटेंशियल एट पॉइंट B ये है। एनर्जी सप्लाई डेल्टा ही हमने निकाली। पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल लें तो वो ऐसे निकाला जा सकता है, VA माइनस VB इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला ये मैंने आपको पढ़ा है, हमने यहाँ पे शुरू में, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम इसका फार्मूला लिखा हमने। यहाँ से वर्क डन जो है उसको हमने एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज लिख लिया, क्योंकि वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल हैं, हमें पता है इनके यूनिट सेम होते हैं। और वर्क जो है एबिलिटी टू, एनर्जी जो होता है वो एबिलिटी टू डू वर्क होता है, और व्हेन एवर यू डू वर्क इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये 2 स्टेटमेंट्स बताती हैं कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं।
तो यहाँ पे हम इसको इधर ही रहने दें, क्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, क्यू की जगह 2 डेल्टा वी की जगह 50, तो 100 जूल एनर्जी सप्लाई करेगा वो चार्ज। अच्छा जी, अ कैपेसिटर होल्ड 0.006 कूलम ऑफ चार्ज विद फुली चार्ज बाय द बैटरी 9 वोल्ट, व्हाट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चार्ज है, ये बैटरी की वोल्टेज है, कैपेसिटेंस निकालना, ये बेसिक रिलेशन है कैपेसिटर का, Q इज इक्वल टू सी वी। सी को सेपरेट करें, वी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 6.67 -3 फैरड, ये आपके पास है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम चार्ज 03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय द बैटरी 6 वोल्ट। ठीक है, ये चार्ज फर्स्ट है, बैटरी ये है। हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, यानी दूसरी वोल्टेज पूछ रहा है जब चार्ज 2 कूलम हो। जब चार्ज 0.03 कूलम था तो वोल्टेज 6 थी फुली चार्ज करने के लिए। अब आपके पास चार्ज 2 कूलम है, कितनी वोल्टेज चाहिए होगी। फर्स्ट चार्ज हम लिखेंगे ये, वोल्टेज V1 लिखेंगे ये, ठीक है। दूसरा चार्ज 2 कूलम है, Q2 लिखेंगे, और दूसरी वोल्टेज V2 हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसी तरह लिखें Q1 इज इक्वल टू CV1। अब क्योंकि कैपेसिटर सेम है तो कैपेसिटेंस सेम ही आएगी, एक ही कैपेसिटर की बात हो रही है। तो Q1 इज इक्वल टू CV1 और Q2 इज इक्वल टू CV2। दोनों को डिवाइड कर दें, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, ये कैंसिल हो जाएंगे, C जो है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, Q2 V1 या Q1 V2 इज इक्वल टू V1 Q2। फाइंड आउट मैंने V2 करना है, तो Q1 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करें, V1 6 है, Q2 2 है और Q1 0.03 है। सॉल्व करेंगे तो 400 वोल्ट्स जो है वो आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, टू कैपेसिटर, ये सीरीज़ और पैरेलल है, मैं आपको बता चुका हूँ सीरीज़ पैरेलल में, वैसे मैं रिपीट भी करूँगा इसको ताकि बच्चों को एक दफ़ा फिर याद हो जाए। सीरीज़ में हमें पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो निकालते हैं, ये फार्मूला है सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का। ये C इज़ इक्वल टू C1 C2 इज डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, मैंने पीछे ये करके दिखाया आपको। तो आए देखें ये क्वेश्चन क्या कहता है। टू कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्ट in series with the battery of 12 volt. Find the equivalent capacitance 1 and find the charge and potential difference across each capacitor. दोनों कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज भी, Q1 Q2 भी, और पोटेंशियल V1 V2 भी, दोनों क्रॉस वो भी ढूंढना, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर ये हो गया, माइक्रो को 10⁻⁻6 लिखा, दूसरा 12 का फिर उसको भी इस तरह करके लिखा। वोल्टेज 12 वोल्ट है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर Q1, चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2 ये निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस पहले कैपेसिटर पे V1 और दूसरे पे V2 ये कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है दो कैपेसिटर का सीरीज़ में इक्विवेलेंट निकालने का। इसमें वैल्यूज़ पुट करें, 6 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाई 6 प्लस 12, 7 2 डिवाइड बाई 18, 4 माइक्रो फैरड इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो अब ये हमने बताया हुआ, मैंने आपको सीरीज़ में कि सीरीज़ में चार्ज सेम रहता है हर कैपेसिटर, फिर वो बराबर होता है टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो यही लिखा हुआ है, एज कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज सो द चार्ज विल बी सेम ऑन ईच कैपेसिटर दैट इज टोटल चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। तो अब हम लिखते हैं टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटेंस डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, और टोटल कैपेसिटेंस तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये 4 माइक्रोफैरड है, वो यहाँ पे पुट की, और वोल्टेज 12 पुट की, तो 48 माइक्रो कूलम जो है ये टोटल चार्ज है जो बैटरी सप्लाई करी। और सीरीज़ में यही चार्ज कैपेसिटर 1 वाले के ऊपर Q1 पे भी यही, यानी पहला कैपेसिटर जो होगा यानी उस पर जो चार्ज आएगा Q1 वो भी यही होगा, और दूसरा कैपेसिटर जो होगा उस पर जो चार्ज आएगा Q2 वो भी यही होगा। सीरीज़ में चार्ज सेम रहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा, तो ये फार्मूला तो यही है, Q इज इक्वल टू CV। C को सेपरेट करेंगे, V को सेपरेट करेंगे, C उधर जाके डिवाइड होगा। फर्स्ट के लिए यहाँ पे 1 1 लिख देंगे, और V1 तो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Q1 जो है मैंने बताया है वो टोटल चार्ज के बराबर होगा 48 माइक्रो कूलम, वो हमने लिख दिया। C1 6 माइक्रो फैरड है, उसको लिख लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 10⁻⁻6 और 6 8s आर
होता है तो आपके पास V1 8 वोल्ट होगा। दूसरे के क्रॉस इसी तरह लिखेंगे V2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइड बाई C2। Q2 भी 48 है और C2 12 माइक्रोफूल, इसमें भी ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 12 4 ज़र होता है तो ये आपके पास आ गया। और हमें मैंने आपको बताया था कि जब हम वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो हमारा आंसर ठीक है कि नहीं, तो दोनों जो वोल्टेज आई हैं दोनों कैपेसिटर के क्रॉस उनको ऐड करें तो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी बनना चाहिए। तो टोटल वोल्टेज 12 है बैटरी की, तो बन रही है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अच्छा, अब 2 कैपेसिटर देखें, अब ये पैरेलल का क्वेश्चन है। 2 कैपेसिटर से वही 2 कैपेसिटर 6 और 12 माइक्रो और वही बैटरी 12 वोल्ट की है, ठीक है। हम ये पैरेलल में लगे हुए हैं। अब तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस वही क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि पैरेलल में लगे हुए हैं। चार्ज भी दोनों कैपेसिटर पे Q1 Q2 निकालना है, वोल्टेज भी V1 V2 निकालना और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी निकालनी है। उसी तरह हमने डाटा लिखा कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, उसको हमने लिख लिया फैरड में, और इसी तरह सेकंड कैपेसिटर उसको भी फैरड में लिख लिया। अब बैटरी हमारे पास देख लें 12 वोल्ट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना चाह रहे हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर और सेकंड कैपेसिटर, और पोटेंशियल अक्रॉस फर्स्ट और सेकंड कैपेसिटर। तो पैरेलल में तो सिंपली ऐड अप कर देते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए। तो 6 + 12 18 माइक्रो फैरड जो होगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। और पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहती है। जो बैटरी की वोल्टेज होती है 12 वोल्ट जैसे, वही फर्स्ट कैपेसिटर और दूसरे कैपेसिटर पे, सेकंड कैपेसिटर पे आ रही होती है। तो यही लिखा हुआ है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल सो पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी द सेम इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी। अब चार्ज हमने निकालना है फर्स्ट कैपेसिटर पे, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, वही फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। 1 लगाया यहाँ पे, वोल्टेज की जगह पे यहाँ पे मैं 1 लगा भी लूँ तो या V भी रहने दो, आंसर 12 भी पुट होना, तो ये देख लें 12 पुट हुआ है। और C1 की जगह 6 माइक्रो फैरड हमने लिख दिया। 12 × 6 72, 10⁻⁶ उसी तरह रहा, तो 72 माइक्रो फैरड फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज होगा। सेकंड कैपेसिटर की वही इक्वेशन लिखी, C2 की जगह पर 12 माइक्रो फैरड पुट किया और V की जगह पर भी 12 144, तो 10⁻⁻6 7 है, ये 144 माइक्रो कूलम चार्ज सेकंड कैपेसिटर पे होगा। वेरीफाई करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन अगर हम करना चाह रहे हैं, लेकिन टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा उसमें। वैसे भी मैं बता देता हूँ कि टोटल चार्ज हम बैटरी का निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज। C इक्वलेंट हमारे पास कितनी है, 18 माइक्रो फैरड है, 18 माइक्रो फैरड, और टोटल वोल्टेज 12 है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 18 जो होता है 12 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो ये 216 बनता है माइक्रो कूलम। तो ये टोटल चार्ज है जो बैटरी सप्लाई कर रही है, ठीक है। हम वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो बैटरी का टोटल चार्ज बराबर होगा जो दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज है उनके सम के। तो पहले कैपेसिटर पे चार्ज हमने देखा है 72 है, 72 माइक्रो कूलम, और दूसरे कैपेसिटर पे चार्ज 144 माइक्रो कूलम, या हम इसको 10⁻⁻6 लिख देते हैं, ठीक है। तो जब 72 144 करेंगे सॉल्व तो 116 ही होगा 10⁻⁻3, तो हमारा आंसर इसका मतलब ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन है। बहरहाल जी, तो मैंने कोशिश की है बच्चों के लिए 10th के साथ कॉन्सेप्ट भी कुछ उनका क्लियर हो, मतलब जो उन्होंने न्यूमेरिकल किए हैं उससे रिलेटेड अगर कोई कॉन्सेप्ट उनका वीक है तो वो क्लियर होना चाहिए। असल न्यूमेरिकल में फार्मूलाज होते हैं, फार्मूला याद करेंगे आप तो यकीनन आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। अगर फार्मूले नहीं आते होंगे तो न्यूमेरिकल नहीं हो सकते। आज की बात ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। पहला वो होगा आदिल हुक्मरान होगा जिसको अल्लाह ने हुकूमत दी दुनिया में और उसने अदल को कायम किया, यानी अदल से फ़ैसले के लोगों में। एक वो होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी।
और ये इसको भी अर्श का साया मिलेगा। और ये वो सवाल भी है जो अल्लाह ताला ने जो 5 सवाल करने हैं हमसे क़यामत के दिन, हर एक से करने हैं कि जवानी कहाँ गुजारी, उम्र कहाँ गुजारी, माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे ख़र्च किया, और जितना इल्म था उस पर अमल कितना किया। ये 5 सवाल हैं, उनमें से ये भी है जवानी कहाँ पे गुजारी। तो ये अर्श का साया जो एक वो होगा आदिल हुक्मरान, और एक वो जवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, उसको अल्लाह अपने अर्श का साया देंगे। एक वो जिसका दिल मस्जिद में अटका हुआ है, यानी एक नमाज के बाद दूसरी नमाज की उसको फ़िक्र है, फिर दूसरी के बाद तीसरी, इस तरह। तो ऐसे शख्स को भी अल्लाह ताला जन्नत अपने अर्श का साया देंगे। और ये याद रहे कि इसके बारे में हदीस में ये अल्फाज हैं कि सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुह। यानी 7 लोग होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देंगे, जिस दिन उनके अर्श के साये के अलावा कोई और साया नहीं होगा। और गर्मी की शिद्दत का आलम ये होगा कि हर इंसान मतलब कोई मतलब पाँव के पिंडलियों तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक, कोई गर्दन तक, और कोई अपनी पसीने में डुबकियां खा रहा होगा। इतनी गर्मी की शिद्दत का आलम होगा और इंतहाई लंबा दिन होगा। मतलब है कि यहाँ तक होगा कि शुरू में जब अल्लाह ताला हिसाब नहीं शुरू कर रहे होंगे तो इंसान इस गर्मी की शिद्दत से इतने तंग आए होंगे कि वो यहाँ तक कह रहे होंगे कि हमें जहन्नम में फेंक दिया जाए, हिसाब शुरू किया जाए हमारा। मतलब इस हद तक वो बात हो रही होगी। तो फिर सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हिसाब शुरू करें। वो अपनी गलती के बारे में कहेंगे। इस तरह होते होते हर पैगम्बर जो है वो कहेंगे कि मैं तो नहीं कहता, और फिर सारे कहेंगे कि आज अमान जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। तो वही उन्हीं के पास भी जब सारे आएंगे तो आप फिर सजदा करेंगे अल्लाह को, और अल्लाह ताला उसी वक्त आपको दुआ सिखाएंगे, तो आप दुआ मांगेंगे और फिर हिसाब शुरू होगा। बहरहाल कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सख्त दिन, अल्लाह ताला हमें उसकी सख्तियों से महफूज रखे। और असल बात यह है कि उस दिन में बचेगा वो जो आज अमल भेजेगा उधर। आज अगर हम आगे अमल भेजेंगे तो वहाँ पे हम पुरसकून रहेंगे, नहीं तो अल्लाह की पनाह है जहन्नम से, जो थोड़ी देर के लिए भी बुरा ठिकाना है और हमेशा रहने के लिए भी बुरा ठिकाना है। अल्लाह ताला ने कहा है इन्नहा सात मुस्तक़र्रम व मक़ामा। तो मैं बता रहा हूँ कि तीसरा वो शख्स जिसका दिल नमाज मस्जिद में अटका हुआ, उसको अल्लाह ताला साया देंगे। चौथा वो होगा वो लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिलें और अल्लाह के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाए। यानी ये वो बात है कि अपने मामलात में अल्लाह ही को लेके आना। अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, ये भी उसी में ही है कि अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत की जाए और अल्लाह के लिए किसी से बुग़्ज़ रखा जाए। और फिर ये चौथा हो गया। पांचवा वो होगा जो तन्हाई में बैठा और अल्लाह की खशियत की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, इस चीज़ के डर की वजह से कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर खड़े होकर हिसाब कैसे दूंगा, अमल कोई नहीं है, या नमाज, कुरान और रोज़ा, ज़कात अगर इस्तिताअत हज ये मैं नहीं कर सका तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इस डर की वजह से कि जहन्नम में न डाला दूँ, इस डर की वजह से वह रो पड़ा। तो उसकी आंखों से जो आंसू हैं उसकी वजह से अल्लाह ताला उसको अपने अर्श का साया देंगे। और फिर एक वो शख्स जो अपने दाएं हाथ से सदका करे तो उसको बाएं हाथ को ना पता चले, इतना छुपा के करे सदका, यानी अल्लाह की राह में ख़र्च करे कि इतना छुपा के करे कि उसके बाएं हाथ को पता न चले, किसी को भी ना बताए। मतलब एक ऐसा शख्स ऐसा भी होगा जिसको अल्लाह ताला अर्श का साया देंगे। और फिर एक वो होगा जिसको किसी औरत ने गुनाह की दावत दी तो उसने कहा कि मुझे अल्लाह से डर लगता है तो मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। तो ये, और वो उससे मतलब उस गुनाह से अपने आप को उसने बचा लिया तो अल्लाह ताला उसको अर्श का साया देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी इनमें से किसी एक में शामिल करे। कम से कम इसमें तो हम शामिल हों कि हम तन्हाई में अल्लाह
की खशियत से रोएं अल्लाह के हुजूर, और हम सच्चा हो के रोएं। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी खशियत से, अल्लाह की खशियत से रोएगा तन्हाई में, वो सच्चा होगा तो उसकी आंखों से आंसू आएंगे। और अगर वो सच्चा होगा तो यकीनन फिर अल्लाह से वो दुआ भी करेगा कि या अल्लाह अब आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे अपना बंदा बना के रखें, अपनी बंदी बना के रखें, और मतलब मुझे नमाज का, कुरान का पाबंद बनाएं, और मैं मरते दम तक इससे ना हटूँ। और फिर वो पूरी कोशिश में लग जाएगा अपनी नमाज की हिफाजत करने के लिए। तो अल्लाह ताला ने मोमिनीन की जो सिफ़ात बयान की हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि वो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। तो फिर वो लग जाएगा अपनी नमाज की हिफाजत में। और ज़ाहिर है, ये याद रखें, जब आप सच्चे होकर अल्लाह से मांगते हैं और नेक रास्ते पे, नेकी के रास्ते में चल पड़ते हैं, तो शैतान और उसके चेले तो इस ताक में बैठे हुए हैं, जो आजकल के दौर में हद से बड़े हुए हैं सारे, वो इस ताक में बैठे होते हैं कि अब इस बंदे या बंदी को अल्लाह की राह से हटाया जाए। तो मैं ये आपसे कहता हूँ कि जब आप अल्लाह से दुआ करके इस तरफ आएँ, तो दुआ में अल्लाह से ये तौफ़ीक भी मांगें कि अल्लाह ताला, अगर मैं रास्ते से कहीं भटकने लगूं तो मेरी मदद करें और मुझे इस रास्ते पर रखिए, और भटक जाऊं भी तो फिर वापस लाएं इसी रास्ते पे मुझे, जो सीधा रास्ता है, और मुझे शैतान के और उसके चेलों के शर से महफूज करें, चाहे वो जिन्नों में या इंसानों में। और फिर कहना ये चाहता हूँ कि मुश्किलात जब आएँ तो अल्लाह को हर वक्त याद रखें। इस फितना फसाद के दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो फितनों के दौर में नमाज़ पढ़ कायम करेगा या नमाज़ पढ़ेगा, वो ऐसे ही है जैसे उसने मेरी तरफ हिजरत की। और हिजरत क्या है? सहाबा कराम जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए, तो उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खुशखबरी दी कि उनके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए। तो इन फितनों के दौर में नमाज़ पढ़ना, अल्लाह के नबी की तरफ हिजरत करना, यानी गुनाहों की माफ़ी का सबब है। तो फिर वही बात है कि फ़ितनों के दौर हैं तो नमाज़ पढ़ना आसान नहीं होगा, इंसान से छूटेगी। इंसान को अल्लाह से हर वक्त मांगता रहना चाहिए और अपनी पूरी कोशिश में लगे रहना चाहिए इसी में कि इसकी पाबंदी करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए।